तो बेटा ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता है ये सुनो। देखो ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ आप लोग का क्लास 11 का टॉपिक अगर आप लोगों को याद होगा तो ये देखो लॉ क्या कहता है, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट को बात देते हैं, लाइक व्हाट, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम एंड सिलिकॉन, ये चारों को बात देने के बाद लॉ ये कहता है द एटॉमिक हीट, किसका ध्यान रखना, ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे कुछ बात पे ध्यान दे बेटा, ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एलिमेंट पे फॉलो अप्लाई करेगा, सॉलिड एलिमेंट पे, मतलब ये लिक्विड पे या गैस पे बात नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लोरीन गैस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्रोमीन लिक्विड पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सॉलिड पे। और उन सारे सॉलिड में 4 सॉलिड को बात देना, कौन सा 4 सॉलिड, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम और सिलिकॉन। अगर इन चारों को बात दे देते हैं तो लॉ ये कहता है कि एटॉमिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर आर सेम एंड द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6.4। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि हर सॉलिड एलिमेंट का जो एटॉमिक हीट होगा उसका वैल्यू 6.4 होगा, अप्रोक्सीमेटली यही होगा। फर्दर एटॉमिक हीट का एक और मतलब याद रखना, एटॉमिक हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट। यानी कि यहां से अगर आप एटॉमिक वेट का वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपका फॉर्मूला बनता है 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। पर याद रखना इस मेथड से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कैसा होगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा, ठीक है। इस मेथड से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कैसा होगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा, ये ध्यान में रखना है, फाइन। अब देखो इस लॉ से हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लॉ को यूज कैसे कर सकते हैं, अब उस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, लॉ का यूज पे बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात हम लोग कर चुके हैं, एटॉमिक हीट का मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। यानी कि स्पेसिफिक हीट अगर 6.4 को अगर स्पेसिफिक हीट से डिवाइड दे देंगे एटॉमिक वेट मिलेगा, जो मिलेगा वो अप्रॉक्स मिलेगा। एंड दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स, ये हम लोग पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको स्टेप्स दिखाया जा रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ध्यान से समझना बेटा इसको, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट किसके हेल्प से, ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ, ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ। तो ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ जो होता है बेटा, ये आपको अप्रॉक्स का आइडिया देता है, पर इस अप्रॉक्स से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एग्जैक्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप्स अब वो देखो। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इक्विवेलेंट मास निकालो, जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालने बैठे आप, जिसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने बैठे आप, उसका क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट मास निकालोगे। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल करो जो आपको सिखाया गया। फिर आप क्या करोगे, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकालोगे यूजिंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन, ये वाला, अप्रॉक्स एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4। यहां से आप अप्रॉक्स निकालोगे। अब स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को मिलाकर के हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं, एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, A इक्वल्स टू E इनटू V। अब स्टेप 1 से हम लोग E का वैल्यू निकालेंगे और स्टेप 2 से हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को पुट करके V निकालेंगे। याद रखना स्टेप 2 से जो आप A निकालोगे वो कैसा होगा बेटा, अप्रॉक्स होगा, इसलिए यहां से जो V निकलेगा वो भी अप्रॉक्स निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अप्रॉक्स को अगर नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 पे क्या करेंगे, फाइंड द नियरेस्ट होल नंबर फॉर द कैलकुलेटेड वैलेंसी। और जो ये नियरेस्ट होल नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैसा वैलेंसी, एग्जैक्ट वैलेंसी। और जब एग्जैक्ट वैलेंसी हम लोगों को मिल गया तो अब हम लोग एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पता करेंगे। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पता करने के क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इनटू एग्जैक्ट वैलेंसी। अब यहाँ से सॉल्व करोगे जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका आखिरी फॉर्मूला। हाँ सर, ये 5 स्टेप को यूज करके आप क्या पता कर सकते हो, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पता कर सकते हो, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान दो।
ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बेटा आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जेई या नीट में एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि इस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को देखो और सॉल्व करने की बात करते हैं। देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है, पहला लाइन आपसे ये बोल रहा है द क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन्स 20.2% मेटल। तो चलो पहले इतना से बात करते हैं। यहां से अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ एलिमेंट इनटू क्वेश्चन क्लोराइड का बात करें तो क्लोरीन के लिए लेंगे कितना 35.5 बाय वेट ऑफ क्लोरीन, बाय वेट ऑफ क्लोरीन। हाँ है ना। अब एलिमेंट का वेट कितना है 20.2 इंटू 35.5। अगर एलिमेंट का वेट इतना है बेटा तो बोल क्लोरीन का वेट कितना होना चाहिए 79.8। 79.8 और अगर इसको बेटा हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 20.2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 79.8 तो आंसर आ रहा है बेटा 8.98। ये आपका इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू आया 8.98, राइट। अब आओ अगला स्टेप पे बात करते हैं। अगला लाइन क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दे दिया है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, एप्रॉक्स एटॉमिक वेट, और एप्रॉक्स एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होगा 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट, है ना। और 6.4 का वैल्यू 6.4 है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू 0.224। अब अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 6.4 डिवाइड बाय 0.224 तो आंसर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका 28.1। हाँ 28.57, ठीक है। हाँ। अब आ जाओ थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या निकालने बैठेंगे, वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट का इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट कितना निकला आपका 28.57, कितना निकला बेटा 8.98, है ना। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो नियरली 3 सर, हाँ नियरली तो 3 आएगा। तो 28.57 को अगर हम 8.98 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 3.18। हाँ 3.18। अब इसको हम नियरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लेंगे 3 लेंगे बेटा, हाँ है ना। अब जब नियरेस्ट मिल गया अब हम लोग निकालेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट के फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, और 8.98 इनटू 3 कर दे 8.98 इनटू 3 बोल कितना, यस सर 26.94। आंसर आ रहा है 26.94। तो ये आपका आंसर है। साथ में देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछा, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। हाँ सर मेटल का बैलेंसी कितना निकला 3 निकला, क्लोरीन का बैलेंसी 1 होता है। -1। अगर इसको यहाँ डाल दे बेटा, इसको यहाँ डाल दे तो फॉर्मूला हो जाएगा MCl2। क्लियर है, देख लो। यस सर। क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। तो ये था बेटा आपका ड्यूलॉन एंड पेटिट्स लॉ का एक एप्लीकेशन दिखा दी। अब आप नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बात करेंगे। तो ये होता क्या है ये सब छोड़ो, ये सब नर्सरी क्लास के लिए बेटा। ये देखो तो ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर समझ में आया। समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया। अच्छा अब आज को दोबारा समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस बताएंगे, उस लैंग्वेजेस पे ध्यान देना, ठीक है। अगर आपसे लिख करके कहा जाए C6H12O6 ये क्या है, तो आप कहोगे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। और अगर इसी का आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा। हाँ सर। अब इसको आप क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज। बात आया समझ में। और हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो वेट निकालोगे यहाँ पर कितना आएगा 180 आएगा, ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ से जो आप वेट निकालोगे, निकाल कर देखो 30 आएगा, ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अच्छा लैंग्वेज पे ध्यान दो। यस सर। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? अब ये बताओ तो हाँ, C6H12O6 में जो रेशियो निकाले 6 12 6 का,
ये 6-12-6 का रेशियो में कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। 6 सर 6 है। है ना? तो यहाँ पर एक और लैंग्वेज सुन लो, कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर के लिए आपका सिंबल जो इस्तेमाल करेंगे बेटा, वो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एन। स्मॉल एन। एन, ठीक है। हाँ। और इस एन का वैल्यू आपको क्या लेना है? एन का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। देखो तो ये काम कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 कॉलम ड्रॉ करो। 5 कॉलम में पहला कॉलम का आप नाम लिखोगे एलिमेंट, दूसरा कॉलम में लिखोगे परसेंटेज, तीसरे कॉलम में लिखोगे एटॉमिक वेट, चौथे कॉलम में लिखोगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, और आखिरी कॉलम में लिखोगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। और यहाँ पे आपको सारा डेटा जो गिवन डेटा होगा वो बैठा करके सॉल्व करना है। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। अगला पे ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप में आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, दूसरे स्टेप में इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालोगे, तीसरे स्टेप में मॉलिक्यूलर वेट बेटा आपको गिवन होगा, दे दिया जाएगा, गिवन होगा। और जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो बताओ तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला इन दोनों से मिला करके क्या पता कर सकते हैं? कॉमन है ना, एन निकालने के कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन फैक्टर जब हमारा आ जाएगा तो इसी कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन कर देंगे, तब ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ये स्टेप्स आप लोगों को मालूम है तो ठीक बेटा, नहीं मालूम है तो तैयार हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है बनाने की, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और अभी आप लोग हम जो भी क्वेश्चन देंगे बेटा सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आप लोग क्या करो, अपना देखो आसपास में अगर कैलकुलेटर वगैरह है रेडी रखो। अच्छा छोड़ो, रहने दो, हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, छोड़ो। यहाँ देखो, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस तरीके का कॉलम बनाएंगे। परसेंटेज। इस कॉलम में बनाने के बाद सारे को फिलअप करना शुरू करते हैं। तो एलिमेंट क्या फिलअप करेंगे? Fe और O। परसेंटेज कितना दिया हुआ बेटा? 69.9 एंड 30.1। कितना होगा? 56 और 60। और यहाँ पर आपको हम क्या बोले थे कि इस स्टेप में क्या करना है? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, ठीक है। तो यानी कि 69.9 को 56 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 30.1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से, ठीक है। तो 69.9 डिवाइड बाय 56 विल गिव यू 1.25 दे रहा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये आपको आंसर देगा 1.8। अब आगे का नियम सुनो, क्या करना है। जो आपका चौथा कॉलम में वैल्यू आएगा बेटा, बताओ तो इन दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू छोटा है? आयरन का सर 1.25 है ना, ये वैल्यू छोटा है। 1.25 से डिवाइड कर दो। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी नंबर से आप सबको डिवाइड करोगे। इसी नंबर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। और इसको अगर 1.25 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5 ये आएगा। और जब 1.5 आ जाए यानी किसी भी कैलकुलेशन में बेटा अगर 0.5 आ जाए तो उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना, होल नंबर में लाना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना बेटा? हमारा फॉर्मूला बना Fe2O3। आया स्टेप समझ में? हाँ सर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो, आओ पढ़ो उसको। सर वो लास्ट वाला सिंपलेस्ट रेशियो वाला एक बार बता दीजिए ना। हाँ बेटा बोल। वो सिंपलेस्ट रेशियो वाला एक और बार बता दीजिए ना। सिंपलेस्ट रेशियो में कितना वैल्यू आया बेटा, पहले वो बोल। वो तो आया 1.25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हाँ तो पहले वही बता रहे, पहले क्या क्या वैल्यू आया वो बता। 1.25 से डिवाइड करने पे क्या क्या वैल्यू आया? 1 और 1.5। हाँ, और आपको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो सिंपलेस्ट रेशियो में बेटा आपके पास डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो 0.5 कभी भी बेटा अगर डेसिमल में 0.5 आ जाए तो समझ जाना कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ताकि वो नियरेस्ट होल नंबर में मतलब वो होल नंबर में कन्वर्ट हो, है ना। तो 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। बात आ रहा समझ में? हाँ हाँ।
या फिर आप अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते थे इसको। अगर मान लो डायरेक्ट, तो आप बोलोगे सर आंसर आया Fe का 1 और O का कितना आया है 1.5, यही आया ना? हाँ हाँ सर। अच्छा 1.5 का मतलब क्या आया है ये? तो आप बोलेगे सर 1.5 का मतलब सर 3/2 3/2 आया। अब अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? यही आएगा ना बेटा? बात आया समझ में? हाँ सर। हाँ क्लियर है? अब आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते हो। पहले देखिए, एक आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, या आप लोग ट्राई करते हो क्वेश्चन। हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग करो तो बेटा। आपका आंसर हुआ। अब इसी को अगर सजा के लिखोगे तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2HPO3। NA2HPO3 आपका कंपाउंड का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना। हाँ सर। चलो इसको मिल करके बनाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है? ब्रोमीन है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया बेटा? 12.76। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 2.13 और ब्रोमीन का परसेंटेज है 85.11। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ब्रोमीन का 80 होता है। अब अगर उसको डिवाइड करोगे तो चलो शुरू करो डिवाइड करना। बोलो बेटा 12.76 डिवाइड बाय दिस कितना आएगा? बोलो 1.06 1.0। 2.13 और इसका भी 1.06 के आसपास ही आएगा। हाँ हाँ इसका 1 2 1 आया है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा बन गया H2Br। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है तो यहाँ से इसका फॉर्मूला वेट कितना निकलेगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और इसका 80 मतलब 94। और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया बेटा? मॉलिक्यूलर वेट दिया 188 4 into 2 है हाँ ना? 94 into 2 माना जाएगा ना? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब हो गया इन दोनों से n का वैल्यू कितना आया बेटा हमारा? 2 आया। 2। अब अगर n का वैल्यू 2 है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? हाँ। H2Br, इसका O2 कर दो तो ये आएगा हाँ। C2H4Br। आया? सब समझ में आया? हाँ सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो ये लो MCQ क्वेश्चन की सॉल्व करके दो। इस बार कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। सर H4CON2 ऑप्शन सी सर, कैलकाटा। सर CH4CON2 कैलकाटा। Now listen, अगर आपके क्वेश्चन पे परसेंटेज की जगह रेशियो दे दिया जाए तो भी बेटा वैसे यूज करना जो तरीका सीखे। पहले क्या सीखे बेटा? हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट, एलिमेंट के बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना लिखेंगे? 1347। उसके बाद सबका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट 1, इसका 12, इसका 16 और इसका 14 है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0.25 आएगा, ये भी 0.25 आएगा और ये 0.5 आएगा। 5 और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 4 1 1 2 आएगा। इसका मतलब H हो गया 4CON2। आंसर सी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, चलो। सर ऑप्शन डी डेली X2Y3। हाँ सर, X2Y3। Yes, sir. Option D. डेली।
सबका आया देखो तो। हाँ सर, X2Y3। हाँ सर X2। अब सुनो, अगर कभी क्वेश्चन में बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में कितना एलिमेंट दिया हुआ था बताओ तो? 4। 4। अगर आपके क्वेश्चन पे 2 एलिमेंट दे दिया जाए हाँ सर। तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका देखो, और भी जल्दी होगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। ऐसे लिखना, 2 एलिमेंट होगा, मान लो वो 2 एलिमेंट एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या करना, वही काम करना, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट किसका, एक्स का, बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट किसका, एलिमेंट वाई का। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। एक्स का परसेंटेज कितना है बेटा, 75.8 बाय एटॉमिक वेट 75 इनटू, उल्टा कर दे तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 16 और परसेंटेज कितना है 24.2, यही है ना एक्स बाय वाई। अब इसको काटना शुरू करो, तो अगर काटेंगे तो बोल बेटा 75 कितना बार जाएगा, 1 टाइम्स ले लेंगे, 1 टाइम। 8 2 जा और 8 3 जा 24, तो यहीं से आंसर आ गया x2y3। हाँ सर सीधा। ठीक है, तो अगर 2 एलिमेंट का क्वेश्चन हुआ बेटा तो ऐसे करना तो और जल्दी बनेगा। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो खेल उल्टा पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, अब जो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उल्टा पढ़ाई होगा। उल्टा पढ़ाई क्या होगा, अभी तक क्या था बेटा, हम लोग के पास परसेंटेज देकर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगा, यही था ना? हाँ सर। अब देखो खेला क्या होगा, अब होगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर परसेंटेज मांगेगा। ठीक है, तो ये देखो, तो ये आपके लिए हम सॉल्व करके रख दिए, पढ़ कर देखो तो बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ये सर। जी सर। परसेंटेज निकालने का मतलब क्या होता है, जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसका वैल्यू बाय टोटल इनटू 100, यही है ना? तो अगर आपसे पूछेगा सोडियम का परसेंटेज, अगर आपसे सोडियम का परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, पहले सोडियम का वैल्यू निकालोगे। सोडियम का वैल्यू यहाँ पर कितना बेटा, 46। टोटल कितना होगा 142 इनटू 100 कर दिए, इसका परसेंटेज निकलेगा। अगर सल्फर का निकालना है तो यहाँ सल्फर कितना है, यहाँ सल्फर 32 है, ये 32 हुआ 142 इनटू 100। और अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो 4 इनटू 16 कितना होगा 64, यहाँ पर 64 नीचे टोटल इनटू 100। बात आ रहा समझ में? हाँ सर। उल्टा उल्टा चल रहा है बेटा, उल्टा चल रहा है। देखो यहाँ पर भी और भी बहुत कुछ समझ दे, उल्टा चल रहा है। उल्टा क्या है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये सोडियम का परसेंटेज हुआ, ये सल्फर का परसेंटेज हुआ और ये ऑक्सीजन का, ये तीनों परसेंटेज देकर के आपसे क्या पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अब उल्टा चल रहा है, आपको फॉर्मूला देके परसेंटेज मांगा। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब कुछ लैंग्वेज पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना। बताओ तो ये 142 कितना परसेंट है, आपके स्क्रीन पे जो 142 नंबर दिख रहा है, ये कितना परसेंट मानोगे? इसको 100%। यानी 100% आप हमेशा किसको मानोगे, मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट को। हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट को। अब देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब कैसे पूछेगा, यहाँ से कुछ समझो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, ऐसे देगा, देखो आपके क्वेश्चन में बोलेगा एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है वो नहीं बोलेगा, बोलेगा उस कंपाउंड में सल्फर 22.54% है, बस इतना बोलेगा। ये कंपाउंड है, कंपाउंड में सल्फर कितना 22.54% है, बोलेगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता कर। तो बताओ तो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में वो क्या पूछ रहा है, वो 100% पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना? हाँ। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, आप ऐसे बोलोगे कि 22.54% जो है वो 32 के बराबर है। हाँ। तो 100% जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस सर, यस सर। ठीक है, तो याद रखना, जब भी परसेंटेज पूछेगा इसका मतलब एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा इसका मतलब एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। 100%। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, पहले सैंपल सब। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सल्फर इतना परसेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट बोलो। दूसरा क्वेश्चन देख क्या पूछेगा, ऐसे बोलेगा एक कंपाउंड है, फॉर्मूला नहीं बताएगा, बोलेगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 142 है, फिर बोलेगा कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन 45% है, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आया क्वेश्चन? सर मतलब 140 to 100% है, तो 40% दे दिया। इसका मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ये बोलोगे ना कि 142 जो है वो कितना परसेंट है, 100%।
100%. 100% is representing 142. So 45% will be what? 142 by 100 into 45. ये किसका वेट निकला? ऑक्सीजन का, हाँ सर, है ना? by 16. अब इसको बाय 16 कर देंगे तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। आया बात समझ में? अगर ये समझ आ गया बेटा तो ये लो अगला क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करके सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए। सर ऑप्शन ए। जी सर। बोलो 0.5% किसके बराबर है? 78.4 के बराबर। 78.4 के बराबर है। और पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। हाँ 100% पूछा है। इसका मतलब 100% पूछ रहा है। 100% कितना होगा? 78.4 by 0.5 into 100। ऐसे डेसिमल डेसिमल काट दे, ये 20 होगा। 20 into 30 सॉल्व करके देखिए जो होगा वो आंसर। अगला क्वेश्चन, सर D2। हाँ सर डी सर 2, 2 नाइट्रोजन। सर ऑप्शन सी। सर C4। हाँ सर 4। हाँ ये तो सर 4। बायोलॉजी के सर 4. बायोलॉजी के नॉलेज से भी हो सकता था। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। तो अगला टॉपिक, ठीक है चलो मुझे लग रहा है। अगला टॉपिक क्या है बेटा लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।
अब देखो लिमिटिंग रीजन के बारे में जो बोलने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट यूज कहाँ पे करना है, उसके बाद बात करेंगे लिमिटिंग रीजन होता क्या है। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दे, ध्यान से देखो क्वेश्चन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए कि अगर आपके पास 3 ग्राम कार्बन है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मान लो ये क्वेश्चन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगर आपसे कहा गया कि आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये एक सवाल, ठीक है। और तीसरा सवाल एक और बन सकता है यहाँ पर कि अगर आपके पास कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अब तीनों क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पे ध्यान दो तो ये क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन पे क्या दिया है, रिएक्टेंट का वैल्यू दिया है ना, हाँ और प्रोडक्ट का वैल्यू मांगा है। हाँ दूसरे वाले क्वेश्चन में भी रिएक्टेंट का वैल्यू दिया है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मांगा है, और तीसरे वाले में 2 रिएक्टेंट का वैल्यू दिया है और प्रोडक्ट का वैल्यू मांगा है। हाँ लेकिन याद रखना प्रोडक्ट का वैल्यू 2 रिएक्टेंट से कभी नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा वो एक ही से निकलेगा। हाँ मिनिमम से निकलेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा दे करके प्रोडक्ट मांगेगा तब आप लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट यूज करोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे थे लोग? हाँ सर। जब आपके क्वेश्चन में जैसे कि देखो आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप क्या बोलेंगे, C+O2 11 ग्राम। CO2। अब आपके क्वेश्चन पे पहला वाला क्वेश्चन पे कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है बेटा, कार्बन इन्वॉल्व है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 ग्राम कार्बन, तो आंसर होगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ अब अगर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, C+O2 CO2। अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन को देखोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास ऑक्सीजन का डेटा और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे 32 ग्राम से 32 ग्राम 44 ग्राम 44 ग्राम, तो 16 ग्राम से 22 ग्राम। 22 ग्राम। लेकिन तीसरा क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा खेला खेल रहा है। तीसरा क्वेश्चन में है आपके पास डेटा किसका है बेटा, तो डेटा इसका भी है, कार्बन का भी है कार्बन और ऑक्सीजन का भी है। तो कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 कार्बन ग्राम 3 ग्राम। और ये 44 ग्राम। अब क्वेश्चन है ये 3 ग्राम, ये 16 ग्राम और ये कितना ग्राम, ये है ना क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट और लिमिटिंग रीजन का मतलब। प्रोडक्ट जब भी आपको पता करना होगा, फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनना, जब भी आपको प्रोडक्ट पता करना और आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपको डिसाइड करना होगा कि उन दोनों रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट कम वैल्यू में है। लिमिटिंग है, लिमिटेड है। यानी लिमिटिंग रीजन आप उसको बोलोगे जो रिएक्शन में पूरा पूरी यूज हो जाए, जो पूरा पूरी यूज हो जाए बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। चलो चेक करते हैं, बोलो, एक एक को क्रॉस चेक करना होगा। तो देखो अगर 3 ग्राम कार्बन होगा तो इसका मतलब कितना ऑक्सीजन लगेगा बताओ, सर 8 ग्राम। और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल उससे क्या पता चल रहा है, कार्बन लिमिटिंग है। कार्बन लिमिटिंग है, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन खर्च होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन बच गया, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में है। तो जो एक्सेस में वो लिमिटिंग रीजन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू पता करना है तो किसके रिस्पेक्ट में पता करेंगे, कार्बन के रिस्पेक्ट में पता करेंगे या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन के रिस्पेक्ट में। अब कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि 12 ग्राम से 44 ग्राम, तो 3 ग्राम से 11 ग्राम। 11 ग्राम। यानी इस पूरे से क्या इंफॉर्मेशन निकला, इस पूरे इंफॉर्मेशन ये निकला कि 3 ग्राम कार्बन पूरा पूरी यूज हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ और होने के बाद 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। तो ये समझ आ गया बेटा। तो ये लीजिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलो सॉल्व करो इसको।
सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर 30 ml CO limiting reagent। किसी को डाउट है तो बोल, डिस्कस करेंगे बेटा। नहीं सर। हाँ सर, एक बार डिस्कस कर दीजिए ना। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? CO प्लस O2 गिव्स CO2। बैलेंस करने पर ये आपका बैलेंस है ना। हाँ अब एक सर। चीज सुनो, अब एक चीज सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे सबका सब गैस है बेटा, तो याद रखना जो उसका कोफिशिएंट है वही उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। पहले ये लाइन को क्लियर करो, पहले इस लाइन को क्लियर करो। हाँ सर ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, याद है, अब हम ये कह सकते हैं, इसका इस लाइन का मतलब क्या, दोबारा लिख रहे हैं। इसका ये मतलब होगा कि अगर 2 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 1 मिलीलीटर ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा और 2 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे जो डेटा दिया हुआ बेटा, उस डेटा को उसके ऊपर लिख देते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 30 है, और ऑक्सीजन भी कितना है बेटा? 30 है। तो इसका मतलब अगर ये 30 मिलीलीटर होगा तो ये कितना जरूरत पड़ना चाहिए, बोलो? 15 मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर। हाँ, अब इस डेटा से बताओ कौन एक्सेस में, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? ऑक्सीजन तो एक्सेस में है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग है ना। ऑक्सीजन यहाँ एक्सेस में चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। अब यहाँ से बोलेंगे 2 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 30 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से 30 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आंसर 30 होगा। चेक कर हाँ लो। हाँ हाँ ठीक है सर। आया समझ में बेटा? समझ, हाँ सर समझ आ गया। ये बड़े हाँ ये सर। लिखा। अगला क्वेश्चन। हाँ। सर 56.66 ऑप्शन बी सर। बॉम्बे। सर बॉम्बे 56.66। बोलो। सर मेरा आंसर नहीं आ सर रहा है। बॉम्बे। सर बॉम्बे सर चलो देखते 56.66। हैं। हाँ सर बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है। ठीक है हाँ। बॉम्बे। अब आंसर चेक करो, देखो क्या है बेटा। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। That means 28 gram, 6 gram, 34 ग्राम। बोलो यहाँ तक ठीक है? हाँ सर।
अब चूंकि आपका क्वेश्चन में सारा डेटा किलोग्राम पे दिया है, तो इसको सबको किलोग्राम बना दो। तो इसको कर दो 28 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 34 किलोग्राम। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब अगला लाइन पे ध्यान दो। अब जो जो हमारे पास डेटा उसको उसके सर पे लिख देते हैं। नाइट्रोजन कितना है बेटा? 50 केजी है, और हाइड्रोजन कितना है? 10 केजी है। अब क्रॉस चेक करते हैं। चलो 28 केजी के लिए 6 केजी, तो 50 केजी के लिए कितना होना चाहिए बोलो? तो आंसर होना चाहिए 6/28 into 50 ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300/28। अब सवाल का जवाब दो। 300/28 विल बी मोर देन 10 ना लेस देन 10? सर मोर देन 10। More than 10. है ना? तो इसका मतलब आपको 50 केजी नाइट्रोजन अगर चाहिए रिएक्शन के लिए, तो आपको 10 केजी से ज्यादा हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, है ना? पर आपके पास अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है बेटा? 10 10 केजी। के 10 केजी। तो अब ये डिसाइड करो कि लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ? H2। हाइड्रोजन। पहले यहां तक का पॉइंट क्लियर करो। हाँ सर। ए बेटी, जो बेटी का नहीं आया उसकी बात करें बेटा। देखो, हाँ सर, अब समझ आ गया। है ना, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन हो गया। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन हाइड्रोजन पे होगा। तो अब क्या बोलेंगे? 6 केजी से 34 केजी अमोनिया बन रहा है, तो 10 केजी से कितना बनेगा? ये होगा 34/6 into 10। तो सॉल्व करो, आपका आंसर 6.66 आएगा। सर हाँ। यहाँ पे भी तो सब गैस में है ना सर, तो यहाँ पे हम लोग 1, 3 और 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपका क्वेश्चन वॉल्यूम पे नहीं है ना। अच्छा जी सर, मास पे वो जी तब सर। लेंगे जब क्वेश्चन वॉल्यूम पे बात होगा। हाँ सर जी ठीक है, मास का बात हो रहा है। क्लियर है मैटर? सर। जी सर। चलो अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। बोलो बोलो, अपना बात रखो। ऑप्शन ए सर, यस सर। बेटा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है ही नहीं। हाँ सर, कोई इशू। इस बार देखो आपका क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट पूछा है, और दोनों रिएक्टेंट है ना। हाँ सर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस विल गिव यू 2HCl गैस। अब क्वेश्चन पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम का बात हो रहा है, क्लोरीन का वॉल्यूम का बात हो रहा है, और HCl का मास का बात हो रहा है। तो चलो ऐसा करते हैं, सबको पहले मोल पे ले लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन और 2 मोल HCl। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 1 मोल क्लोरीन का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और 2 मोल HCl का मास कितना होगा? 2 × 36.5, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? अब अगर ये 33.65 है, तो आंसर सवाल है ये कितना होगा और ये कितना होगा। बनाओ इसको।
क्लियर करो। हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो चलो अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग इडियोमेट्री। पढ़े हैं कभी इससे पहले आप लोग इडियोमेट्री बेटा लोग? नहीं सर। इडियोमेट्री बेटा देखो मामला क्या है कि आपको अलग अलग किताब में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे दिखेगा। पहले कहाँ कहाँ मिलेगा वो समझो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो बेटा ये आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। ये सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर में दिखेगा। हाँ सर। तो खैर कहीं भी दिखे इसको आप सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या पहले वो सुनो। इडियोमेट्री के पहले कुछ रूल्स है बेटा, वो रूल्स सुन लो क्या क्या है। सबसे पहला रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये सब आपको याद कर लेना। इसके बिना आप ये प्रॉब्लम को नहीं कर पाओगे। इस वक्त जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा इडियोमेट्री, ये आपके पास एक ऐसा मेथड है जो जिस मेथड से आप अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हो। आप अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हो, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप पहले नियम देख लो क्या क्या है कि इस कैलकुलेशन के दौरान सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम कितना मान के चलोगे? 0। उसके बाद दो वर्ड आएगा आपके पास, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2, और सेकंड कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन गैस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? अल्कालाइन पायरोवैलेट सॉल्यूशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? NaOH या KOH। और किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाना हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा CxHy plus X plus Y/4 O2 will give you XCO2 and Y/2 H2। अब आप सब लोग बेटा जिसको हम टिक कर रहे हैं सिर्फ वो वाले पॉइंट को नोट करो, बस ये 3 पॉइंट को नोट करो। अभी प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे जरूरत पड़ेगा। अगर आपके सामने प्रिंटेड नोट्स है तो अच्छी बात है, तो नोट करने का जरूरत नहीं, नोट्स को सामने रखो। और अगर नहीं है तो इस फॉर्मूला इन तीनों पॉइंट को नोट करो। सर मेरा एक सवाल था सर। बोलो। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हम वाटर वेपर जो निकल रहा है उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, बता रहे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मतलब सब बताएंगे। पहले फॉर्मूला लिखो। हाँ सर हो गए। सर ठीक है, अब देखो होगा क्या, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसका मीनिंग, उसका लैंग्वेज, अब उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब ये देखो आपके पास कुछ ऐसा मामला आएगा, आपको ऐसा बनेगा कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम होगा इडियोमीटर, डिवाइस का नाम इडियोमीटर और प्रोसेस का नाम इडियोमेट्री। तो आपसे बोलेगा इडियोमीटर डिवाइस में आप क्या लिए? हाइड्रोकार्बन लिए बेटा और ऑक्सीजन लिए, और इन दोनों को लेकर के क्या किए? एक्सप्लोड किए, मतलब हाई टेम्परेचर पे जला दिए। अब ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ लेकर के एक्सप्लोड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर देखो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और भी कुछ मिलेगा। वो क्या मिला? वॉल्यूम पानी। तो इसका ये मतलब निकल रहा है, यहाँ पर वापस आओ, देखो इसका मतलब बताओ। तो यहाँ पे आपके पास 2 रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन। बोल इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, समझ में आया? हाइड्रोकार्बन। यानी याद रखना इस कैलकुलेशन के दौरान आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का बिहेवियर कौन दिखाएगा? हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि इसको ठंडा करो। अब ये बताओ, मान लो कि इसका वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है, से फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है और इसका वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है।
तो बोल इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना हुआ? 60 मिलीलीटर। 60 मिलीलीटर। अब ठंडा करने के बाद देखो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, O2 भी O2 रहेगा, लेकिन वाटर बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड। हाँ तो वो जैसे लिक्विड बनेगा तो उसका वॉल्यूम हम कितना मान के चलेंगे बेटा? 0 0 यानी कि ठंडा करने के बाद बोल अब वॉल्यूम कितना आया? 40। 50 40 ना? 40 40 हाँ है ना? 40 ठंडा करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया? 40। तो बोल ठंडा करने के बाद वॉल्यूम बढ़ा या घटा? घटा। घट घट गया। घट गया। इसी का नाम दिया गया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे आपसे कहा जाएगा इस मिक्सचर को KOH से पास करवाया गया। तो बताओ, तो अगर KOH से पास करवाया गया है तो इसका मतलब CO2 निकल गया। CO2 चला जाएगा, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ कौन बचेगा? बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचेगा, 10 ml। है ना? और अब इसका वॉल्यूम कितना माना जाएगा? 10 मिलीलीटर। सिर्फ 10 मिलीलीटर। तो KOH से पास करवाने के बाद भी वॉल्यूम घटा, इसका नाम क्या दिया गया? सेकंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। लैंग्वेज पकड़ में आया? ठीक। हाँ अब चलो इस पे अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो देखो। ये है पहला प्रॉब्लम। और सुनो, इस पे जो भी प्रॉब्लम अभी आपको हम दिखाएंगे बेटा, सब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दिखाएंगे। और आपको जो असाइनमेंट भेजे उसमें कुछ MCQs दिया गया, आप लोग उसको ट्राई करना, क्योंकि इसको इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब देखो, सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर जो जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दो। पढ़ लिए? हाँ सर। चलिए अब डेटा बनाना शुरू करें, फॉलो करना। बोलो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दिया क्वेश्चन? 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 80 ml टोटल। 80 मिलीलीटर। 80 मिलीलीटर ना? लेकिन अब एक सवाल का और जवाब दो कि ये जो 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन लिए, क्या ये 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है ना? तो इसका मतलब हम ऐसा करते, इसको नाम देते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन। कितना लिए? तो लिए हम लोग कितना बेटा? 80 मिलीलीटर। ठीक है, अब द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 मिलीलीटर। बताओ ये किसका वैल्यू दिया होगा? टोटल। अब सुनो, CO2 यहाँ प्लस अब सुनो, वापस आओ बेटा, यहाँ देखो। आपके पास एक्सप्लोड करने के बाद जो भी वैल्यू देगा वो हमेशा इसका देगा वैल्यू। ओके। आपके क्वेश्चन पे एक्सप्लोड करने के बाद जो भी वैल्यू देगा, किसका वैल्यू देगा? कूल करने के बाद। कूल करने के बाद का वैल्यू। और कूल करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला, देखकर बताओ। CO2 और O2। CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2, अनयूज्ड O2। हाँ है ना? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 70 मिलीलीटर है बेटा, ये 70 मिलीलीटर किसका वॉल्यूम है? अनयूज्ड O2 का अनयूज्ड वॉल्यूम O2 ऑफ और CO2 प्लस अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 अनयूज्ड O2 कितना दिया है? 70 मिलीलीटर, है ना? अब आगे क्वेश्चन पढ़कर बोलो क्या बोल रहा है। 70 मिलीलीटर को जब KOH से पास करवाए तो वो 50 हो गया। बोलो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब CO2 था 20 ml। हाँ, CO2 20 ml था। यही मतलब निकला ना कि CO2 कितना था? 20 ml। 20 ml। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल गया, कितना मिल गया? 20 ml। 20 ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2 भी मिल गया। हाँ 50 ml। 50 ml। 50 ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 कितना हुआ बेटा? 30 30 ml। ml। 30 ml। बोलो यहाँ तक का डेटा समझ में आया? हाँ सर। हाँ बोलो ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो बेटा लोग, बेटी लोग, ध्यान से सुनो। जब भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना, सबसे पहला काम आपका होगा डेटा तैयार करना। तो इस तरीके से डेटा तैयार। क्लियर है यहाँ तक? once you हाँ have सर। completed your data, एक बार जब आप डेटा कंप्लीट कर लोगे, अब आगे का देखो खेला क्या है। अब इसके बाद आप लिखोगे वो इक्वेशन CxHy x plus y by 4O2 gives xCO2 and y by 2H2। ठीक है?
हाँ सर, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। यस सर। इक्वेशन लिखने के बाद अब कुछ और बात पे ध्यान से सुनो, बोलो, ये बोलो क्या है, गैस है, गैस है, हाँ सर, गैस है, लिक्विड। लिक्विड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी मेरा कोई काम का नहीं है ना, तो पानी को भूल जाओ यहाँ पर, बाकी तीनों पे ध्यान दो और बोलो अगर ये गैस है, कभी क्या सिखाए थे कि अगर गैस होगा तो बोल इसका वॉल्यूम कितना पकड़ेंगे, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना पकड़ेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस बाई 4 वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना पकड़ेंगे, x। हाँ आया समझ में, थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि अगर हाँ, गैस होगा तो जो इसका कोफिशिएंट होगा हम उसको उसका वॉल्यूम मान लेंगे। हाँ सर। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना वॉल्यूम है हाइड्रोकार्बन का, 10 तो अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, तो अब आंसर होना चाहिए ये होगा 10 × x प्लस वाई बाई 4, 4 बिल्कुल सर, और ये कितना होना चाहिए, 10x होना ये चाहिए। 10x होना चाहिए। हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ तक। हाँ हाँ सर, सर हाँ फिर से सर। बात सुनो, फिर से बात सुनो, जब भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले डेटा तैयार करेंगे, डेटा तैयार करने के बाद इक्वेशन लिख करके इक्वेशन का डेटा तैयार करेंगे, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखो कंपैरिजन, बोलो 10x किसका वैल्यू है यहाँ पर, सर वॉल्यूम ऑफ CO2 और डेटा में वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है बेटा, 20 इसका मतलब 10x का वैल्यू 20, x x का का वैल्यू 2। 2। क्लियर है, एक मिल गया हम हाँ। लोगों को। यस सर। अब दूसरा आ जाओ, बोलो ये किसका डेटा है जिसको स्क्वायर में ब्लैक, ये बोलो ये किसका डेटा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड ना, यूज्ड, और यूज्ड का डेटा कितना बेटा मेरे पास 30 30, तो इसका मतलब 10 × x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 30। 30। x का वैल्यू 2 पुट कर तो 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 3, हाँ यानी y सर, का y वैल्यू equal to 4, तो y का वैल्यू 4 हुआ तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4 C2H4, पर आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मांगा है, हाँ मतलब CH2। इसका आंसर होगा CH2। यस सर। एक लिए समझ ले बेटा, सिमिलर प्रॉब्लम बनाने को देंगे आप लोगों को। सर वो क्लियर हो गया सर, लेकिन बस वो वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे डिटरमाइन किए थे हम लोग की 20 ml है। बताओ सोना, उसका जवाब दो। यस सर, कुछ पूछा, जवाब दो उसको। उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से बोले बोले। वॉल्यूम ऑफ CO2 जो हम लोग लिखे हैं ना वहाँ पे हाँ 20 हाँ ml, हाँ, वो कैसे डिटरमाइन किए कि 70 में से वो तो 20। वो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन में देख, पहले हमारा वॉल्यूम CO2 प्लस O2 प्लस अच्छा CO2 हाँ, प्लस उससे O2 70 दिया था, तो हाँ। उससे सेकंड कॉन्ट्रैक्शन में 50 ml हो गया, तो घट गया 20 ml से घट गया, तो इसका मतलब अच्छा तो अच्छा। वो 20 ml CO2 KOH में एब्जॉर्ब हो गया, मतलब 20 ml था CO2। ठीक है, थैंक यू। समझा, बात समझा। पहले वॉल्यूम कितना था, जी 70 सर। ml, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 70 ml वॉल्यूम था, और इसको जब KOH से पास करवाया गया तो ये 50 ml हो गया। तो KOH का काम क्या होता है, CO2 को वो एब्जॉर्ब CO2 करना, हटा देता है। है ना? हाँ सर। इसका मतलब 20 ml CO2 था, वही चला गया। आया बात समझ में? जी सर। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं बेटा, आप लोग ट्राई करो, चलो लग जाओ तो काम पे, सब सॉल्व करके दिखाओ, सिमिलर क्वेश्चन दिया आप लोग बनाओ। चलो सॉल्व करते हैं, ये देखो, जो लोग नहीं बना पाए मेरे साथ आओ, बात करो बेटा, बोलो
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है हमारे पास? 10 ml। 10 ml है ना? 10 ml है। अच्छा, हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन कितना है? सर 33 33 ml। और CO2 प्लस अनयूज्ड O2 कितना है? 28 ml। हाँ 28 ml। 28 ml। और ये 28 ml घटकर 8 ml हो गया, तो इसका मतलब तो CO2 का CO2 वॉल्यूम 20 कितना है? ml। 20 20 ml। तो अनयूज्ड O2 का ये कितना होगा? 8 ml। 8 8 ml। 8 ml। यूज्ड O2 कितना हुआ? 25 ml। और हो गया डेटा तैयार? अब हाँ इक्वेशन हाँ। लिखेंगे CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 x CO2 डायरेक्ट लिख रहे हो। ये 10 होगा, ये 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 होगा और ये 10x होगा, यही है ना? हाँ। हाँ सर। अब कंपेयर कर लो, CO2 20 है और यहाँ CO2 10x है, यानी x का वैल्यू 2। यूज्ड O2 कितना 25 है और यूज्ड O2 यहाँ पर ये है आपका, इसका मतलब 10x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से सॉल्व करो, x का वैल्यू 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे y कितना आएगा? 0.5 इंटू 2 2 आएगा। दैट मीन्स फॉर्मूला बना C2H2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH। अब बोलो किसको क्या डाउट है? बोलो बेटा लोग। ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके बेटा। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान, और इस क्वेश्चन में एक बार आप लोग पढ़ो। पढ़े बेटा लोग? हाँ सर। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या, बोलो तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है? सर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है ना? नहीं दिया है ना? हाँ हाँ सर। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे ऑक्सीजन का डेटा नहीं देगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा है, उस पर ध्यान दो। तरीका बेटा स्टार्टिंग से वैसे ही होगा। सबसे पहले हम लोग डेटा तैयार करेंगे। देखो तो ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल्स टू 5.2 मिलीलीटर। अच्छा बताओ तो ये किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? 7.8 ml सर H2O का। ये वॉल्यूम दिया हुआ बेटा CO2 और O2 अनयूज्ड का। क्लियर करो बात। हाँ सर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का दिया। हाँ, यानी ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का क्या बताया था याद है ना? जब भी बोलेगा जलाने के बाद जो वॉल्यूम देगा वो किसका वॉल्यूम होगा? वो CO2 का। आफ्टर कूलिंग। जब आपके কিন্তু স্যার क्वेश्चन এখানে जब কন্ট্রাকশন অফ বলেছে তো স্যার, हाँ? মানে আফটার কন্ট্রাকশন উই হ্যাভ গট দিস ভলিউম বলেনি তো, এখানে কন্ট্রাকশন অফ 7.8 ml বলেছে তো, মানে হ্যাঁ। বলতে চাইছে 7.8 ml এ কমে গেছে। কমে গেছে, তাহলে এটা কার মান হলো? এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ট্রাকশনের মান। আচ্ছা কত? 7.8 মিলিলিটার। আর এটা কার মান? CO2। सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ सर। हाँ सर। अब सुन, लॉजिक सुन। अगर आपके क्वेश्चन पे ऑक्सीजन का डेटा दिया होगा तो जो तरीका सिखाए थे बेटा वैसे सॉल्व करना। अगर ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया होगा तो बेटा यही 3 लाइन तैयार होगा और कुछ नहीं। तब आप प्रॉब्लम को फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन और सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन से सॉल्व करना। डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या है? CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 गिव्स x CO2 एंड y बाई 2 इसको छोड़ दिए। अब बोल क्या लिख सकते हैं?
ये 1 होगा, ये x प्लस वाई बाई 4 होगा और ये x होगा। क्वेश्चन में ये कितना 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, सॉरी 10 नहीं है, कितना है ये हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना है 5.2 है ना? 5.2 तो ये 5.2 होगा, तो ये कितना होगा 5.2 into x प्लस वाई बाई 4 और ये हो जाएगा 5.2x। क्लियर है? हाँ सर। अब आप लोग के नोट्स में एक फॉर्मूला लिखा है, खोलो और फॉर्मूला पढ़कर बताओ। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? Volume of hydrocarbon taken plus volume of oxygen minus volume of CO2. तो देख तो जो डेटा वही हम पुट कर रहे, फॉलो कर तो। जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो डेटा पुट किए बेटा, क्लियर करो। हाँ सर। जी सर। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना होगा 5.2, यूज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा 5.2 into x plus 5/4 और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा 5.2x, यही होगा ना? हाँ। और इसका वैल्यू कितना दिया बेटा हमारे क्वेश्चन में? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू 7.8। अब अगर आप यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म यूज करोगे तो बताओ, तो देखो तो 5.2x कट जाएगा, ये 5.2 को इधर ले ले तो ये 2.6 होगा और इधर कितना बचेगा 5.2 y/4। देख तो ये आएगा। हाँ। तो बोलिए यहाँ से y का वैल्यू कितना आया? 2 some 2 हाँ 2 आएगा, तो y का वैल्यू मिल गया। एक पार्ट सॉल्व हो गया। हाँ। फिर से नोट्स में जाओ, देखकर बताओ सेकंड कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? CO2 volume of volume of CO2 है ना? तो इसका मतलब हाँ। और यहाँ पर CO2 का वैल्यू कितना 5.2x, इसका मतलब हाँ। दिस इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना होगा 2, हाँ नियरली। क्योंकि x होल नंबर होना चाहिए बेटा, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना। तो x का वैल्यू आप निकालोगे 1.98 आएगा, करके देखो तो 1.98 को आप कितना मानोगे 2 मान लो। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, तो फॉर्मूला क्या बना C2H2। हाँ यस सर। समझ में आया मेथड? जी सर। समझ में आ गया तो ले बेटा अगला प्रॉब्लम दे रहे, बना के दिखाओ। सर C2H4। हेलो सर C2H4। ठीक है, बाकी लोग देख बेटा। सर C2H4। हाँ सर C2H4 आया। आया सब लोगों का? अब जिन लोगों का नहीं हाँ आया तो एक बार फिर से देख लो। तो इस बार भी डेटा 3 ही बनेगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हमारे पास 7.5 मिलीलीटर है ना।
और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू दे दिया है 15 मिलीलीटर। इस बार सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे दिया, वेपर डेंसिटी दे दिया है 14। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28। अब अगर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा, देख तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 7.5 इज इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 माइनस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ऐसे सॉल्व किए तो यहां से बैठाने के बाद y का वैल्यू कितना आ रहा है बोल? y का वैल्यू सर 4 आ रहा है। और हमारा फॉर्मूला है CxHy, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28। कार्बन का क्या लिख सकते हैं 12x, और y का वैल्यू आया 4, तो हाइड्रोजन के लिए 4y का मतलब यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 28। तो x का वैल्यू 2, तो फॉर्मूला हो गया C2H4। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट किया हम लोग? इडियोमेट्री। अब ये जो कुछ भी पढ़ाई पढ़े बेटा, ये हम लोग हाइड्रोकार्बन पे पढ़े हैं। अब यहाँ देखो, हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कोई और आएगा तब इक्वेशन आपका बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इक्वेशन बदल जाएगा। ये देखो, ये आपको याद रखना है। अभी तक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे बात कर रहे थे। अब कौन है? कार्बन हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन विथ सल्फर। ठीक है बेटा लोग, यहां तक समझ में आया बात? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। तो सुनो, आज हाँ, का सर। क्लास यहीं तक। अगला क्लास के लिए एक होमवर्क दे रहे बेटा आप लोगों को, होमवर्क करके आइएगा तो ही इसको पढ़ा पाएंगे। और वो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। Stoichiometric calculation. आप लोग अपने नोट्स में देखना कि आपको ऐसा कुछ हम दिए हैं, ये वाला। Some important reactions for stoichiometric calculation। वो जितना भी रिएक्शंस आपके नोट्स पे दिए बेटा, वो पढ़कर लेकर के आइए, तो ही इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चल रहा है या बंद हो गया? सर चल रहा है। चल रहा है। चल रहा, तो फिर हम कहाँ चले गए बेटा? अच्छा, ये बंद हो गया। एनीवे, यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। आपके नोट्स पे जो दिए हैं उसको याद कर करके आइए बेटा। उसके बाद अगला क्लास हम लोग बातचीत करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे करना। ठीक है?